वहां पर हमने दो पैरेलल इक्वेशन लेके लेके चले थे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन ले ली थी, और एक दूसरी इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो साइमल्टेनियस हमने लीनियर इक्वेशन लेके चले थे। फिर इनका सिस्टम देखा था कि नो सॉल्यूशन कब हो रहे थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो रहे थे, और यूनिक सॉल्यूशन कब हो रहे थे। सबके अपने अपने केस थे, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर अपने को ये समझनी है कि एक पॉइंट आता है कि कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होते हैं, ये अपने को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझने की बात ये है कि अगर हमने कोई, जैसे मान लीजिए कि पैरेलल दो साइमल्टेनियस हम लीनियर इक्वेशन लेके चले और उनका कम से कम एक सॉल्यूशन भी हमको मिल गया, सपोज दैट हमको एक सॉल्यूशन भी मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी इक्वेशंस जिनका कम से कम एक सॉल्यूशन भी हो जाए वो आपकी कंसिस्टेंट इक्वेशन बोली जाए, यानी उस सिस्टम को कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। हालांकि वहां पर एक चीज ये भी है कि केवल एक सॉल्यूशन नहीं, एक से ज्यादा भी सॉल्यूशन देखने को मिल सकते हैं, तब भी कंसिस्टेंट है। और अगर आपकी ऐसी इक्वेशन जिनका एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, वो आपकी इनकंसिस्टेंट में काउंट करी जाए। समझना, जैसे एक चीज समझ रहा कि आपने कल एक एक इक्वेशन का ये फॉर्मेट दिखा था, जहां पर एक लाइन स्ट्रेट लाइन ये थी और एक स्ट्रेट लाइन ये थी, ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे। समझना, इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे। इस केस में क्या था कि इफ a1 अपॉन a2, a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी ये केस कैसा था, अगर a1 अपॉन a2 जो था वो b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं था। आप कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, a1x, क्योंकि एक हमारे पास ये इक्वेशन है b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एक ये हमारे पास दो इक्वेशन चली, अब हम कंपैरिजन इनसे ही करते हैं। भाई a1 अपॉन a2 जो है वो डज नॉट इक्वल टू अगर b1 अपॉन b2 है, तो आप देखेंगे कि ये केस कैसा है, ये इंटरसेक्टिंग केस बोला जाता है। कैसा केस बोला जाता है, इंटरसेक्टिंग केस बोला जाता है। और अगर ये इंटरसेक्टिंग केस है तो इसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो आपको देखने को मिल रहा है, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। ये पॉइंट है मान लीजिए जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इस तरीके के केस को हम बोल क्या क्या बोलेंगे, हम लोग उसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई अच्छे से? हाँ, सभी लोग रिप्लाई दिया करें, ठीक है। इसका अलावा आप लोग ये बात समझ गए कि कंसिस्टेंट क्या होता है, जहां पर आपको कम से कम एक सॉल्यूशन, मैंने एक पॉइंट बार बार यहाँ पर रिपीट किया है कि एक सॉल्यूशन तो कम से कम, लेकिन मोर देन वन भी हो सकते हैं, कंसिस्टेंट ही बोला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और आपको देखनी है कि जब मान लो कोई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, तो फिर वहां पर इनकंसिस्टेंट की बात होने लगती है, ठीक है। जैसे समझिएगा, अब मैं इसको इरेज भी करता चलूंगा, दूसरा पॉइंट मैं बना रहा हूं, मैं यहीं पर दूसरा पॉइंट बना दे रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा कि आपने ये देखी, एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन, ये मान लो दो लाइनें से चलेंगी, ठीक है। अब एक चीज समझिए जरा, यहाँ पर ये दो, ये कैसा केस है, इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कैसा केस है, पैरेलल लाइन का केस, पैरेलल लाइन केस। कैसा है, पैरेलल लाइन केस है। और इस केस में दे विल नॉट मीट, हम लोग देख पा रहे हैं एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। यानी आप एक चीज समझेगा, एक चीज समझेगा कि इस केस में आप, ये पैरेलल का केस है, पैरेलल का केस, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग से जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलल केस है, a1 अपॉन a2 जो है वो इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। हम लोग देख पा रहे हैं कि ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, इस वजह से ये पैरेलल लाइन केस बोला जाता है। और ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम में काउंट किया जाएगा, किस सिस्टम में काउंट किया जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम में काउंट किया जाएगा। क्या बात समझ गए अच्छे से? ये नोट भी करते चलो, देखो हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग इसको ज्यादा टाइम दें, क्योंकि आप नोट करते चलेंगे तो मुझे लगेगा कि आपके पास पूरा कंटेंट जा रहा है, ठीक है। आप नोट भी कर लिया करें जल्दी जल्दी से।
कर लें, फिर मैं एक तब तक नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैं ये नोट कर लो जरा, नोट कर रहे हैं? हाँ हाँ, करो करो जल्दी करो। देखिए, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है। हमने क्या किया कि दो लाइनें हमारे पास, लाइन तो वही चल रही है शुरुआत से ही, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस ई वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस ई टू इक्वल टू जीरो, इस तरीके से लाइन चल रही है। आप देखिएगा कि अगर कंपैरिजन करने पर ए वन अपॉन जो ए टू है वो इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू हो जाता है, इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो जाता है। तो आप देख पाएंगे कि वो केस को इंसाइडिंग केस होता है, मतलब ओवरलैपिंग केस होता है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपकी आ जाती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आपकी आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इनफाइनाइट, उस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। कैसे क्या मिलते हैं आपको? इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने को मिलता है, जहां पर एक लाइन के ऊपर मैंने कल बताया था कि वहां पर दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर ऐसे लाई करने लगती है, तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिलने लगते हैं। इस वजह से इसको टू लाइन को इनसाइड ईच अदर, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, टू लाइन को इनसाइड ईच अदर केस बोलते हैं, या इनफाइनाइट केस या मैनी सॉल्यूशन केस भी देखने को मिलता है। ऐसा भी कहीं पर ज्यादातर देखने को लिखा मिलता है। ठीक है, इतनी सारी बातें आपने समझ ली। ये मैंने थोड़ा सा पॉइंट कल डिस्कस किया था और आज भी मैंने बताया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का ध्यान रखना। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि कम से कम एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा, मोर देन वन भी देखने को मिलते हैं। और इनकंसिस्टेंट में ऐसा नहीं होता, वहां पर नो सॉल्यूशन का केस होता है। जैसे कि आप पैरेलल लाइन का जो केस देखा था आपने, वहां पर कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिला था, इस वजह से वो इनकंसिस्टेंट में काउंट किया। ठीक, बाकी के जो दो आ रहे हैं वो आप देखिए, मैनी सोल्यूशन वाला भी कंसिस्टेंट में काउंट करेंगे और यूनिक सोल्यूशन वाला भी कंसिस्टेंट में काउंट करेंगे। क्या आप बात समझ गए इतनी? हाँ ठीक, चलो अब देखो जरा, इसके बाद मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, हटा दूं? मैं इसको हटा दूं? ठीक, प्लीज देखो जरा। अभी आप लोगों ने देखा कि आप लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है टू वैल्यू, हम लोग टॉपिक हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये टॉपिक है। जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी होती है वो क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होती है। लेकिन जब यहाँ पर हम साइमल्टेनियस दो इक्वेशन लेके चलते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, और a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लेकर चलते हैं। अब इनको सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं, थ्री मेथड होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं? तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी हमारे पास जब दो इक्वेशन होती हैं उनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। ठीक, दूसरा दूसरा होता है आपका एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। एक सेकेंड जो होता है उसका नाम है क्या, एलिमिनेशन मेथड। अभी हम सब हर एक मेथड को एक एक करके सॉल्व करेंगे।
सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड, और जो थर्ड यानी लास्ट जो होता है उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या नाम होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन आपको मेथड देखने को मिलेंगे जब आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप जब दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखेंगे सबसे पहला मेथड आपको मिलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड मिलेगा आपको एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ होना था, 10th का जो एग्जाम होना था पिछले सेशन का, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड था उसको हटा दिया गया, यानी उसको उन्होंने मना कर दिया था कि आप इस पर मत ध्यान दें, इसको हमने रिमूव कर दिया, आप केवल दो मेथड को सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन इस साल क्या होना है ये कुछ पता नहीं है, लेकिन हम तीनों मेथड को ही पढ़ेंगे। हम एलिन सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे, हम एलिमिनेशन भी पढ़ेंगे, और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। समझ गए इतनी बात? नोट कर लो भाई जल्दी से। मैं इसको हटा दूं? अब देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर सबसे पहले हम एक एग्जांपल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड लेंगे और उस पर एक एग्जांपल करेंगे। बाई सब्स्टिट्यूशन, हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। उसमें लिखा हुआ 3x-5 इज इक्वल टू -1, और दूसरा लिखा हुआ है, दूसरी इक्वेशन है x-y इज इक्वल टू माइनस, दोनों में ही -1 लिखा हुआ है। और हमको फाइंड करना है, फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें पता करनी है फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास 3x-5y =-1, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x-y =-1। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के थ्रू हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलो पहले ये क्वेश्चन नोट करो फिर करके देखते हैं। एक चीज यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास ये x-y लिखा था, x-y हमारे पास -1 लिखा था। एक काम करो कि इस y को इस तरफ लेके जाओ और इस -1 को यहाँ लेके आओ, तो आप देखेंगे कि बनेगा तुम्हारे पास x+1 y। आप ये देखेंगे, आपको मिलेगा x+1 y देखने को मिलेगा। ये बात समझ गए? अब जो ये x y की वैल्यू कितनी है, x+1, ये उठा करके यहाँ पुट करा दो किसी में भी, चाहे मैं इसमें पुट करा के दिखाता हूँ आपको। 3x तो जैसा था वो वैसा ही रखो, -5 y की जगह पर रखो x+1 =-1। बात समझ रहे हैं? आप 3x - 5 इंटू y की जगह आप रख दीजिए कितना, x+1 रख दीजिए, रखिए -1। अब आप एक काम करो, 3x - 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x - 5 =-1, और ये सब्सट्रैक्ट हो गया। ये कितना हो गया, माइनस का 2x हो गया, और ये उधर भेज दो, तो ये माइनस का 5 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बचेंगे कितने, 4। तो x जब तुम देखोगे तो बचेगा तुम्हारा 4/-2, इसको कैंसिल कर दो तो आपको आंसर मिलेगा, यानी x की वैल्यू कितनी मिली, -2 मिली। x की वैल्यू कितनी मिली, -2। अब ये जो x की वैल्यू -2 है, ये उठा करके यहाँ पे डाल दो। ठीक है, अब मान लो इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया। ठीक, तो x =-1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप देखेंगे x+1 y था, x की जगह तुमने -2 पुट करा है, -2 + 1 y, तो आप देखेंगे y कितना मिला, -1।
तो इस तरीके से आपको दोनों ही वैल्यू मिल गई, x की भी वैल्यू मिल गई और y की भी वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू कितनी मिली -2 और y की वैल्यू कितनी मिली -1। इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, एक फॉर्म में बना ली, यानी या तो हमने y की फॉर्म में बना ली या फिर हमने x की फॉर्म में बना ली। क्या बात समझ पाए आप लोग सभी लोग? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जल्दी से नोट करूं, नोट करूं। नोट हो गया? कौन कौन है? गरिमा है और दीक्षा, जानवी, मनु, दिव्यांशी, रजनीश, कशिश, दिया, खुशी और प्रियांशी, सौमी। हाँ ठीक। बहुत सारे बच्चे भी मेरे ख्याल से इंक्वायरी भी पढ़ी है। चलो अब देखो जरा, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका, वो आपका है एलिमिनेशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, लेकिन एलिमिनेशन में आपको बहुत अच्छे समझना है, क्योंकि इसमें तीन चार टाइप देखने को मिलेंगे, तीन चार टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड पे बात करने जा रहे हैं और उसके फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, ठीक है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड पर सबसे पहले टाइप फर्स्ट पे बात करेंगे। टाइप फर्स्ट देखने को मिलेगा हमको कि टाइप फर्स्ट में क्या करना होता है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक एग्जांपल ले लो, हमने एग्जांपल लिया, मान लो 3x प्लस 2y, 3x+2y इज इक्वल टू 11। और हमने ले लिया दूसरा 2x+3y इज इक्वल टू 4। एक ये एग्जांपल ले लो, ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है। हाँ अच्छा, एक चीज और समझना बड़े ध्यान से, कि ये जो 3x+2y इज इक्वल टू 11 लिखा है या 2x+3y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, आप इसको देखकर घबराएंगे नहीं कभी कि सर आपने अभी तक तो बताया था कि ax+by+c इज इक्वल टू 0, इस तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लेकिन ये तो ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। 3x+2y जो इज इक्वल टू में 11 लिखा हुआ है, अगर हम उसको इस तरफ लेकर आएंगे तो वो 3x+2y -11 देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम बीच में वहां पर प्लस लगाएंगे तो माइनस प्लस मिलकर माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू में 0 रहेगा। तो कंपेयर तो ax+by+c से ही होगा, वहां कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं, पता चल कंफ्यूज हो गए कि क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म वही है, ax+by+c वाली ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है? बस लिखने का तरीका बदला है, ठीक। चल करो भाई, थोड़ा प्रयास करो। चलो एक चीज देखो जरा कैसे करेंगे। एक बात समझो जरा कि यहाँ पर 3x+2y इज इक्वल टू 11 लिखा था और यहाँ पर आपका 2x+3y इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ था। हम क्या करेंगे कि देखिए होता क्या है कि यहाँ पर हमारे एलिमिनेशन मेथड में हमारी मोनोपॉली, हमारा माइंड सेटअप ये होता है कि किसी तरीके से एक वेरिएबल को क्रॉस कर दिया जाए। मतलब हम इस तरीके का काम करें, हम इस तरीके के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, कुछ भी करें ऐसा जिससे हमारा कम से एक एक जो वेरिएबल है वो चला जाए, या तो x क्रॉस होने लगे या फिर y क्रॉस होने लगे। यहाँ पर देखो हम एक चीज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2y लिखा हुआ है, यहाँ पे 3y लिखा हुआ है। यानी अगर हम इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करवा, ठीक, और इस इक्वेशन में मान लो हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 9x+6y और इज इक्वल टू 33।
और जब इसमें मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। अब क्या करूं, देखो ऐसा करने से क्या होगा कि एक वेरिएबल सेम बन गया, यानी एक y जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट भी x है 6 है, और दूसरी इक्वेशन में भी जो y वेरिएबल है उसका भी कोफिशिएंट 6 है। एक काम करिए जरा, अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। मान लीजिएगा कि ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट थी और ये इक्वेशन हमारी सेकंड थी। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दिया। ठीक, तो देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, ये सीधा सीधा कैंसिल होगा, ये कितना होगा 5x होगा इज इक्वल टू, अब देखो जरा 13 हो गया, 9 10 11 12 13, 5 ये हो गए और यहाँ पे 2 हो गया। तो x की जब वैल्यू देखेंगे तो x इक्वल टू जब देखेंगे तो कितना लिखा जाएगा 25 अपॉन में 5 लिखा जाएगा। इसको क्रॉस कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब जब x की वैल्यू 5 आ गई तो ये जो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करवा दो। देखो जरा, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 था, हमने 5 की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करवाई तो ये कितना हो गया 10, और 10 प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया 4, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया -6 हो गया, और y इज इक्वल टू कितना हो गया -6 अपॉन में 3, 3 2 जा 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। ये एलिमिनेशन मेथड का फर्स्ट टाइप है जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत सिंपल टाइप है इसका। ठीक है, तो ये पहली चीज, ये पहला टाइप होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। क्या आपको समझ में आया? हाँ ठीक है, चलो भाई नोट करो, फिर इसके बाद दूसरा नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप करवाते हैं। एक टाइप और करवा देंगे आज बस। मैं इसको हटा दूं? ठीक, ठीक। अब देखो जरा, ये फर्स्ट टाइप था। अब अगर हम इसी एलिमिनेशन मेथड में सेकेंड टाइप पर बात करें, इसके दूसरे टाइप पर बात करें, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा। मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूं। मैंने एग्जांपल लिया 1/2x माइनस 1/y, 1/2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1। एक तो ये इक्वेशन हमने बना दी, और दूसरी इक्वेशन में बनाई 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। वेयर वेयर देखिए यहाँ पर एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y डज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज याद करो कि कल की क्लास में हमने जब आपको फंडामेंटल डिस्कस किया था तो हमने वहां पर एक बहुत प्रेशर से बात कही थी कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में a और b ये आपके रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर में a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है और b भी डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। बिकॉज जब अगर इनमें से कोई भी 0 होता है तो फिर हम टू वेरिएबल की बात करने लगते हैं। अगर एक टर्म हमारा 0 ही हो गया तो फिर वो इक्वेशन टू वेरिएबल नहीं रहती है, वो वन वेरिएबल हो जाती है, जो कि हमारे ओरिजिनल स्टैंड से गलत की तरफ ले जाती है हमको। इस वजह से ये चीज होती है, इसी वजह से यहाँ पर भी लिखा हुआ कि x डज नॉट इक्वल टू 0 एंड y डज नॉट इक्वल टू 0। चलो बताओ इसमें क्या करें। देखो एक चीज देखो जरा कि यहाँ पर 1/2x लिखा हुआ, ठीक, और यहाँ पर 1/2y लिखा हुआ, ठीक। इधर केवल सिंगल 1/y लिखा हुआ है, यहाँ पर 1/x ये भी सिंगल लिखा हुआ है। एक चीज समझो जरा कि अगर सपोज कर लो कि 1/x को हमने p मान लिया, ठीक, और 1/y को हमने q मान लिया। अब सवाल ये उठता है कि आप 1/x को p और 1/y को q क्यों मान रहे हो। तो सीधी सी बात यह है कि जब तक ऐसी कंडीशन रही, हमने तो ax प्लस by प्लस c का फॉर्मेट पढ़ा है, इस तरीके का तो फॉर्मेट अभी हमने देखा नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि एक
सिंगल वैल्यू बना, फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं उसको, एक पर्टिकुलर वैल्यू बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए हमने 1/x को 1 इज इक्वल टू पी कह दिया और 1/y को हमने क्यू कह दिया। अगर हमने ऐसा कह दिया तो ये जो 1/x है ये हो जाएगा p/2 और माइनस क्यू इज इक्वल टू -1। और अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा p-2q इज इक्वल टू -2। मैंने इसका एलसीएम ले लिया भाई, क्यू के अपॉन में 1 करेंगे और -1 अपॉन भी 1 रहेगा तो एलसीएम लेंगे, ये p-2q हो जाएगा और इसको 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो -2 हो जाएगा। अब ये बन गई इक्वेशन पहली। और दूसरी बात सुनो, यहां पर ये 1 जो x है वो तो p हो गया और ये तुम्हारा प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा q/2 इज इक्वल टू 8। तो इसको जब जब हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2p प्लस q इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन बन गई दूसरी। क्या इतनी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करी हमने। ये बहुत समझने वाली बात थी, ठीक। अब एक काम करो जरा कि जो p-2q इज इक्वल टू -2 लिखा हुआ है और ये 2p प्लस q इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इस इक्वेशन हम 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये कितना हो जाएगा 4p प्लस 2q इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। ये बात बन जाएगी यहाँ पर ऐसी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दो आपस में, 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2 कर दो। तो देखो कैसे लिखोगे, p-2q इज इक्वल टू -2 और 4p प्लस 2q इज इक्वल टू कितना, तुम्हारा हो जाएगा 32। हाँ ये हो जाएगा। ऐड करने पर ये 2q से 2q माइनस का 2q है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ ठीक। ये माइनस का 2q और ये प्लस का 2q, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ये 4p और p आपस में ऐड हो गया, ये हो गया 5p और इज इक्वल टू 32 में से 2 चला गया, केवल केवल 30 बचे, इज इक्वल टू में 30। तो p इज इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो 30/5 हो जाएगा और ये 6 जा, यानी p की जो वैल्यू आई, p की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 6 आई। जबकि है क्या, p को तो हम मान चुके हैं 1/x, यानी 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया 6/1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक। अब देखो जरा 6 क्यों, p की वैल्यू कितनी है 1/x और 1/x इक्वल टू कितना हो गया, नहीं एक मिनट, p की वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई। तो 6 यहाँ पे पुट कराओ, 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ गया। 1/x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो अगर आप x इज इक्वल टू देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। ये आपकी x की वैल्यू आ गई 1/6। अब ये काम यहाँ पर करो, p की जो वैल्यू तुम्हारी 6 आई है वो उठा करके यहाँ पुट करवा दो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 माइनस 2q इज इक्वल टू -2 और ये तुम्हारा हो जाएगा 8, 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2q और q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और इसका मतलब q का मतलब तो 1/y हो गया, 1/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यानी अगर y इज इक्वल टू देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। यानी हम समझ गए कि x और y की वैल्यू हमको पता करनी थी, x और y की वैल्यू पता करनी थी। x की वैल्यू हमारे पास आई कितनी 1/6 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 1/4। ये इसका फाइनल आंसर। क्या आप लोगों को इतनी सारी बात समझ में आई? ठीक है। और आज की क्लास में हम लोगों ने, देखो सब लोग एक एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। बहुत सारे लोगों ने कल की क्लास में हमको स्क्रीनशॉट नहीं भेजा था, ठीक है, जबकि आपको भेजना चाहिए। ठीक, एक एक स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब, जिससे कि हमें को बताना पड़े कि क्लास हुई है तो हम बता दें वहां पे। ठीक है। एक चीज समझो जरा, एक चीज समझो जरा कि आज की क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसमें हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को देखा, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा, फिर हमने एलिमिनेशन मेथड को देखा। और एलिमिनेशन मेथड के में जो 2 टाइप, अभी तो इजी टाइप हुए, बाकी के अभी 2-3 टाइप और हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे।
जो पहला टाइप था उसमें बहुत आसान तरीके से आपने एलिमिनेट किया चीजों को। दूसरे टाइप में जब हमको इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में देखने को मिल रही थी, फिर हमने उसको एक यूनिक वैल्यू जैसे पी या क्यू, कई कई जगह पे आप देखेंगे यू या बी के फॉर्मेट में भी देखने को मिलता है। जैसे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको यू बी की फॉर्मेट मान रहे हैं या पी क्यू की फॉर्मेट मान रहे हैं, जैसे भी मान रहे हो, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, जैसे आप करना चाहें। दूसरी बात ये है कि फिर आपने चीजों को कैसे एलिमिनेट किया, आप कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कहां पर पुट करवाते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, एक सिंगल फॉर्म बनाते थे, फिर वो वैल्यू रिप्लेस करवा देते थे जाकर के। एलिमिनेट में क्या होता है कि हमारी जो हमारा जो बेस्ट मोनोपोली रहती है, वो क्या होती है कि हम जल्दी से जल्दी उसमें एक वेरिएबल को या तो एक्स को या फिर वाई को क्रॉस करने के लिए काम करते हैं। एक क्रॉस हो जाता है, फिर उसके बाद में सिंगल एक की वैल्यू पता दूसरे वाले की वैल्यू पता चल जाती है, फिर वो वैल्यू उठा करके हम दोबारा से क्वेश्चन में पुट करा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें दोनों वैल्यू मिल जाती है, एक्स भी मिल जाता है, वाई भी मिल जाता है, और यही हमको पता भी करना होता है। ठीक है, आप जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं? ठीक है, ये नोट वोट करते हो, कुछ लिखते विखते हो? ठीक है, आपको आपको क्लास का टाइम टेबल जो है वो आपके एप्लीकेशन पर ही देखने को मिलेगा। जब तक आपकी क्लासेस चल रही हैं तब तक आपको क्लास का टाइम टेबल आपकी एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। जब भी आप एप्लीकेशन में देखेंगे आपको वहां पर सारी चीज लिखी हुई मिलेगी। पर डे का शेड्यूल मैं डालता हूँ वहां पर, आप देखेंगे कि हर चीज का अपना टाइम टेबल कल की। अब मुझे लगता है ज्यादातर क्लासेस 10:25 से ही स्टार्ट होगी और आपकी 11 o'clock तक चलेगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे फिर हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। कोई टेंशन तो नहीं है, सारी चीज समझ में आई अच्छे से? चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। ओके, ठीक है।